रानो चिड़िया की 11 बेटियां थी और फिर उसने 12वां अंडा भी दिया हुआ था। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दे। जंगल के सभी पक्षी मुझ पर हंसते हैं। अपनी मम्मा की ये बातें सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आपको बेटियां पसंद क्यों नहीं है? हम कितनी सुंदर हैं, लाल लाल पंखों वाली। गुड़िया बेटी, बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, बात है समाज के पसंद की। समाज वाले मुझे ताना दे देकर मार देंगे। मगर मम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटियां ही आपका फख्र होगी। गुड़िया बेटी, आप नदी से पानी लेकर आओ, मेरा पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मम्मा, मैं जब तक पानी लेकर आती हूँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ पर पहले से गोरी कवि बैठी हुई थी। अरे मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया आ गई, क्या करने आई हो तुम? गुड़िया आंटी, मैं अपनी मम्मा के लिए पानी लेने आई हूँ। मतलब तुम्हारी मम्मा के अंडे से बच्चा निकलने वाला है, इसलिए इतना ख्याल करके बैठी हुई है? हाँ गुड़िया आंटी, अंडे से मेरा भाई निकलने वाला है। बस बस गुड़िया, बहुत सुन लिया। मेरा भाई निकलने वाला है तो तुम्हारी माँ का बेटा। बस अगर तुम लोगों के घर में बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई मैं बांटूंगी। गुड़िया आंटी, ये आप गलत बात कर रही हो। मेरा भाई पैदा होगा और मेरी मम्मा का सहारा बनेगा। क्यों? भाई ने सहारा बनना है? जो तुम 11 बैठी हो, तुमने आशिकों के पीछे भागना है। अब बहुत गंदी है, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ हाँ, तुम कहाँ बात करती हो मुझसे? भाई बात तो तुमसे मैंने ही की है। ऐसे गुड़िया को सुनाकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। कालूपति जी, पता है आज उस छोटी चिड़िया के 12वें अंडे से बच्चा निकलने वाला है। गोरी, बच्चा ना कहो, बोलो बेटी निकलने वाली है उसके अंडे से। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अरे पहले 11 अंडों में से 11 बेटियां, 12वें ने कौन सा आसमान से मुंह धोया है, यहाँ से भी बेटी ही निकलेगी। गोरी, तू भी अंडे दे दे, मुझे तू 12 बेटे दे दे, फिर मैं उस चिड़िया का मुकाबला अच्छे से करूँगा। मेरा सुंदर पति, मेरे शरीर में इतना दम नहीं कि तुम्हारे लिए 12 अंडे निकालूं मैं। अगर इतना दम नहीं तो फिर चिड़िया पे भी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी को घर में सुकून नहीं आ रहा था, वो सीधा चिड़िया के घर जाती है। कहाँ हो छोटी चिड़िया, बताओ तुम्हारे अंडे से बेटी कब निकलेगी? गोरी, हर समय हर बच्चे के निकलने के टाइम तुम आ जाती हो, इसीलिए मेरी बेटी निकलती है। चलो जाओ तुम यहाँ से, इस अंडे से मेरा बेटा निकलेगा। बेटा, वो भी तेरा? छोटी चिड़िया, मार मार के गंजा कर दूंगी। तू मेरी बात लिख ले, तेरे अंडे से सिर्फ और सिर्फ बेटी ही निकलेगी। गोरी, गलत बात है, तुम हमेशा मेरे लिए बेटी मांगती हो और अपने लिए बेटा। बेटा मांगते मांगते ऊपर वाले ने तुम्हें संतान ही नहीं दी। क्या तू मेरे बारे क्या बोल रही है? मुझे संतान ना होने का ताना दे रही है? छोटी चिड़िया, अब तो देख, मैंने तुझे बिना संतान के कंगला ना किया तो मेरा नाम भी गोरी कवि नहीं है। गोरी, मेरे बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो जाओ यहाँ से, हमेशा ही मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करती रहती हो तुम। गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और वो सीधा पहाड़ों की दिशा में माही झील के पास जाती है। झील दी, मुझे ये बताओ, कितने दिनों से मांस नहीं खाया तुमने? कवि, मैंने तो पूरे 2 साल से मांस देखा ही नहीं। अरे सब्जियाँ और फलों पे गुजारा है मेरा। झील दी, तुम तो अपने चील परिवार का नाक कटवा रही हो। अरे आओ, हमारे जंगल में इस छोटी चिड़िया की पूरी 12 बेटियां हैं। हाँ तो उसकी बेटियां उसके लिए, मैं क्यों खाऊं उसकी बेटियां? अगर तुम इसका उसका करती रही, अरे चीलों की बरादरी से निकल जाओगी। चील मांस खाता है, ना कि तुम्हारी तरह सब्जियां और फल। ना जाने किस बरादरी का बेगैरत चील है तू। गलत बात कर रही हो तुम। बताओ कौन सी चिड़िया है, उसका घर सफाया कर दूंगी। बोलो बोलो, बात अब मेरी चील बरादरी पर आई है। गोरी कवि चील को खूब भड़काती है और फिर उसको चिड़िया के घर का एड्रेस दे देती है। गोरी, अब तू चिंता ना कर, मैं उसका घर खाली कर दूंगी। गुड़िया बेटी, वो गोरी बहुत गंदी है, इंतकाम की आग भड़क रही है उसके मन में। चलो हम यहाँ से चलते हैं, आपके नानों वाले जंगल में घर बनाएंगे अपना।
गुड़िया की सिर्फ एक बड़ी बेटी उड़ना जानती थी। उसने अपनी 3 बहनों को पीठ पर बिठाया और फिर रानो ने अपना अंडा और अपनी बाकी की बेटियां उठाई। वो सभी अपने नानों वाले जंगल के लिए चले जाते हैं। कोलू कोलू पति जी, तुम्हें पता भी है उस छोटी चिड़िया की बेटियों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। गोरी, उसकी बेटियां हैं तो वो ही बंदोबस्त करेगी, उसने तुम्हारे जिम्मे तो नहीं लगाया। ना ना मेरा सुंदर पति जिम्मे हर काम लगाया थोड़ी ना जाता है, उसने मुझे बाज होने का ताना दिया है। गोरी और कालू ऐसे बातें कर ही रहे थे कि फिर उसी समय गोरी की बहन आ जाती है। मेरी सुंदर बहन, तूने तो बताया ही नहीं कि तू आ रही है। हाँ गोरी बहन, कैसे बताती, तुम्हारे जीजा जी ने घर से निकाल दिया है मुझे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने कि उस गंदी नाक वाले ने तुझे घर से निकाल दिया? बस मेरी बहन गौरी, मेरे अंडे में से 12वां बेटा निकला है। वो कहता है कि 12 बच्चों की जिम्मेदारी वो नहीं संभालेगा, इसलिए घर से निकाल दिया। मेरी प्यारी बहन, वैसे जगह तो मेरे घर में भी नहीं है, छोटा सा घर है। सामने वाले घर में एक चिड़िया रहती है, उसकी 12 बेटियां हैं और तुम्हारे भी 12 बेटे हैं। जाओ जाओ उसके घर जाओ, बड़ी दयालु है, घर में भी रखेगी, दाना भोजन भी देगी। गौरी अपनी बहन को वहीं पर भेज देती है। गौरी की बहन जाकर देखती है घर में तो कोई नहीं था। अरे बाजी तो कह रही थी कि 12 बेटियों की माँ रहती है, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं। गौरी की बहन अपने बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है। जब से कवि ने मुझे जेल बरादरी से निकालने की धमकी दी, तब से नींद नहीं आ रही। मैं तो अब जाऊंगी, उसकी 12 के 12 बेटियां खा कर ही आऊंगी। माही चील को रात में भी सुकून नहीं आ रहा था। वो माही चील जल्दी से उड़ती है और वो सीधा चिड़िया के घर आती है। ये घर चिड़िया का तो नहीं, ये तो कवि है। चाहे जो भी है, अब तो मैं मांस खाऊंगी, खाऊंगी तो खाऊंगी। चील मिनटों में उसके 12 बच्चे चट कर जाती है और फिर आखिर में गौरी की बहन को भी खा जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह गौरी कवि अपनी बहन को देखने के लिए जाती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी सुंदर बहन अपने 12 बच्चों के साथ मर गई है। ना जाने किसने मारा होगा मेरी बहन को। अरे रानो चिड़िया कहाँ है? रानो तो नजर ही नहीं आ रही। अगर उस चील ने रानो की बेटियों को खाया होता तो उसके पंख होते, मगर ये तो मेरे भांजों के पंख हैं। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बहुत बुरी सजा मिली। मैंने अपनी बहन और अपने भांजे गवा डाले। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे पैदा होने तक से लेकर उनकी हर एक जिम्मेदारी पूरी करने तक। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे। एक थी उनकी बेटी गुड़िया और फिर उनका बेटा कुकू। रानो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बच्चों को नाश्ता बनाकर स्कूल भेज देना। अरे पति जी, आप चिंता मत करो, मैं जैसे ही नाश्ता बनाऊंगी तो फिर बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। मैं मीठा फल खाकर जा रहा हूँ, मेरे पेट में रोटी की जगह नहीं, इसलिए जल्दी जाऊँगा और फिर काम करके जल्दी वापस आ जाऊँगा। अरे खैरियत से जाएं, आराम से जाइएगा, अपना ऑटो रिक्शा आहिस्ता से चलाया करें। तुम चिंता मत करो, सवारी कभी कभी जल्दी पहुँचनी होती है तो ऑटो रिक्शे की रफ्तार तेज करनी पड़ती है। ये कहकर पापा चिड़िया घर से चला जाता है। मम्मा चिड़िया रसोई में बैठकर रोटी बना रही थी। मम्मा, पहली रोटी मेरी। नहीं मम्मा, पहली रोटी मेरी। मम्मा, अब कुक्कू भाई को रोटी नहीं देना, बल्कि मुझे देना। नहीं नहीं मम्मा, आप गुड़िया को रोटी मत देना, पहली रोटी तो मैं ही लूँगा। कुक्कू साहिब, मैं मम्मा को ज्यादा अच्छी लगती हूँ और तुम अपने पापा को। अगर तुम्हें ज्यादा मम्मा पसंद है तो फिर तुम मम्मा के लाई हुई रोटी खाया करो। मेरे पापा मीठा फल लेकर आते हैं, उसको हाथ भी मत लगाया करो। अच्छा बस बस, क्या हो गया है? सुबह से लड़े जा रहे हो, रोटी एक के बाद दूसरी भी पक जाएगी। तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे एक ही रोटी हो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहली रोटी खाऊंगी। मम्मा, मैंने बोल दिया रोटी पहली मैं खाऊंगा। नहीं, मैं तो जा रही हूँ रसोई से, खुद ही खाना बनाओ और खुद ही खाओ। तुम लोगों की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। पहली रोटी मैं तो पहली रोटी मैं। अच्छा मम्मा ठीक है, मुझे एक लुकमा दे दीजिएगा, बाकी की रोटी कुक्कू भाई खाएगा। नहीं मम्मा, मैं इसको एक लुकमा भी नहीं दूंगा।
और अगर तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो फिर मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। बहन भाइयों में कितना प्यार होता है और फिर माता पिता उनके कैसे हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर हर गुजरते दिन के साथ बच्चे भी बड़े होते गए। गुड़िया के पापा, आज जब कोको और गुड़िया स्कूल से आएंगे, आज उनका स्कूल का आखिरी दिन है, क्या आप गुड़िया को भी कॉलेज में पढ़ाओगे? अरे नहीं, पहले मैं कोको को भेजूंगा। अगर कोको को कॉलेज का माहौल अच्छा लगा तो फिर ही गुड़िया को भेजूंगा। हालात ठीक नहीं है, हर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। मैं भी कहती हूँ पहले कोको को भेजेंगे, अगर हालात ठीक हुए तभी भेजेंगे हम गुड़िया को। थोड़ी ही देर में कोको और फिर गुड़िया घर आ जाते हैं। मम्मा, हमारे कॉलेज वालों ने कहा है कि शहर वाले कॉलेज में दाखिला लो, वहीं पर पढ़ाई करो, तभी आप लोग डॉक्टर बन पाओगे। कोको बेटा, आप चिंता ना करो, आपके पापा ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कल आपने शहर वाले कॉलेज जाना है। मम्मा, क्या पापा मुझे नहीं भेजेंगे? गुड़िया बेटी, हालात ठीक नहीं होते, शहर के पक्षी बहुत गंदे होते हैं, इसलिए पहले कोको सेटल होगा फिर तुम्हें भेजूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। कोको का सामान पैक हो चुका था, ऑटो रिक्शा भी आ चुका था। रानो, कोको का सामान पूरा है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे कोको का सारा सामान है। मैंने कुछ खाने की चीजें भी रख दी हैं, रास्ते में खाते हुए जाना। ये बात सुनकर कोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, हमारे गांव में कोई अच्छा सा कॉलेज है ही नहीं। मेरा बेटा कोको, आप परेशान मत हो, आप कामयाब हो जाइए, हमारे लिए यही काफी है। फिर जब कोको के जाने का वक्त होता है, कोको अपनी मम्मा के गले लगता है, फिर अपने पापा के और फिर जाते हुए गुड़िया के। गुड़िया बहन, मैं बहुत याद करूँगा हमारी वो पहली रोटी पर लड़ाई, हमारे वो मीठे फल पे लड़ाई। कोको भाई, आप परेशान मत हो, जब आप सेटल हो जाएंगे तो मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगी और फिर लड़ाई भी कर लेंगे। कोको चला जाता है। कोको की आंखों में बहुत उदासी छाई हुई थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। खत देने वाले के हाथ कोको खत देता है और वो खत उसके मम्मा पापा के पास पहुंच जाता है। अरे रानो, कोको का खत आया है, क्या लिखता है कोको? चलो मैं पढ़ता हूँ। प्यारे मम्मी पापा, आप कैसे हैं? गुड़िया कैसी है? गुड़िया को मेरा प्यार दीजिएगा। कॉलेज वाले सभी बहुत अच्छे हैं और फिर वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं। आप जल्दी से गुड़िया को भेज दीजिए, गुड़िया के पढ़ाई के दिन वेस्ट ना हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने बेटे कोको का खत पढ़ के। मैं बहुत इंतजार में थी, ना जाने कोको ने खत देर से क्यों भेजा। अरे पढ़ने गया है बच्चा, मसरूफ होगा, या फिर खत देने वाले ने ही देर कर दी होगी। हाँ बिल्कुल, कई मसले हो सकते हैं, मगर हम माँ बाप का दिल मानता ही नहीं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब गुड़िया का सामान पैक हो गया था। मम्मा, मैं जा रही हूँ, मैं आपको बहुत याद करूँगी। बेटी गुड़िया, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, अच्छे काम करना, ऐसे काम करना कि आपके माता पिता का सर फख्र से बुलंद हो जाए। गुड़िया अपनी मम्मा से मिलती है और फिर अपने पापा से, वो फिर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय दोनों पति पत्नी झरने पर बैठे थे। आपको याद है ना वो टाइम जब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी और हम अकेले थे। हाँ रानो, अब शादी को इतना अरसा बीत गया, बच्चे जवान हो गए, हम फिर से अकेले हो गए। हाँ, मगर जब भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब होने गए हैं तो फिर मुझे ये तन्हाई भी अच्छी लगने लगती है। प्यारे दोस्तों, हमारा समय बहन भाइयों के साथ, माता पिता के साथ थोड़ा सा होता है, मगर बहुत रंगीन होता है। अपने हर टाइम को मजे से जीना सीखें, जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। रानो चिड़िया की 5 बेटियां थीं। उस परिवार में रानो की सास और उसका पति भी थे। अरे ओ कलमुही, 5 बेटियां तो तुमने पैदा कर ली, मेरा बेटा इनको अकेले में नहीं खिला सकता। चलो तुम भी जाओ और काम करो। अरे माँ जी, आप भी काम करने का किसको बोल रही हैं? अरे जो कि बहुत ज्यादा निकम्मी है, एक बेटा तक नहीं जना गया इससे।
इसमें मेरा क्या दोष है? संतान बेटी हो या बेटा, ऊपर वाला जो चाहता है वही देता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अरे मान लिया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मगर हाँ, अब मेरे बेटे के साथ काम करवाओ। अरे 5-5 पैदा कर ली हैं, खिलाएगा कौन इनको? मगर माँ जी, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? इनको भूख लग गई तो दाना कौन देगा? अरे मैं दादी हूँ, इनकी कोई दुश्मन नहीं। घोंसले में दाना रखा होगा तो जरूर उठाकर दे दूंगी। अपनी सास की बात मानकर रानो अपने पति के साथ दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। अरे ओ मनहूस 5-5 कहीं की, एक एक करते करते तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। मगर दादी, आप हमें कुछ मत कहना, वरना हम अपनी मम्मा को बता देंगे। अरे चुप करो, मैं तुम्हारी माँ की नौकर हूँ क्या? तुम्हारी माँ एक नंबर की निकम्मी निखट्टू है, बड़ी मुश्किल से काम करने गई है। रानो की 5 बेटियां एक ही घोंसले में बैठी थीं। तभी रानो की सास सबसे छोटी वाली बेटी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मुझे उठा लो दीदी, मैं नीचे गिर गई। वो छोटी सी गुड़िया बुरी तरह घायल हो जाती है और वो मदद की को हार लगा रही थी। अरे जो भी इसको बचाने के लिए नीचे जाएगी, मैं उसको भी मार डालूंगी। चलो चुपचाप आराम से अपने घोंसले में लेट जाओ। वो सभी अपने घोंसलों में लेट जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची सिसकते वहीं मर जाती है। शाम के समय जब वो वापस आते हैं तो फिर रानो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ मेरी छोटी सी गुड़िया को? अरे ये तो सांस भी नहीं ले रही। पति जी, आप कुछ करिए तो सही, ये सांस क्यों नहीं ले रही? अरे नहीं ले रही सांस तो मर गई होगी, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। 4 ऊपर और बैठी हुई हैं। चलो घोंसले में चलते हैं। बात 4 या 5 होने की नहीं है, बात औलाद के होने की है। एक माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ कैसे देख सकती है, और वो भी मरा हुआ। मेरा बच्चा मर गया है। रात हो जाती है। रात के होते सभी अपने घोंसलों में जाकर बैठ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान थी। अरे माँ जी बताइए, क्या किया था उस छोटी के साथ? अरे बेटा आहिस्ता से बोलो, वरना वो कल मुँह ही सुन लेगी। अरे धक्का दे दिया, सीधी बात है, घोंसले से मर गई है वो। तेरे सर से एक का बोझ तो हल्का कर दिया मैंने। अरे माँ जी, आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रही, वरना मुझे तो रातों को नींद नहीं आती थी 5-5 लड़कियों का सुनकर। अरे तुम चिंता ना करो, इसको रोज अपने साथ दाना लेने के लिए ले जाया करो, फिर देखना तुम्हारी माँ क्या करती है। अरे एक एक करते करते तुम्हारे सर से सभी बेटियों का बोझ उतार दूंगी, फिर तुम नई शादी करना, वहाँ से तुम्हारे बेटे हो जाएंगे। अरे माँ, आप तो बहुत दूर का सोचने लग गई हो। वैसे भी आप मेरी माँ हो तो मेरा अच्छा ही सोचोगी। मैं थक गया हूँ इस रानो से और रानो की बेटियों से भी। सभी अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। आधी रात का समय था, तभी आसमान के बादल गरजने लगते हैं और फिर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा बहुत तेज बारिश है, उठकर बैठो, बहुत तेज बारिश है, वरना बारिश का पानी मुंह में चला जाएगा। अरे माँ जी, छोटी बच्चियाँ भी तो है, इनके मुंह में भी तो जा सकता है। जल्दी से रानो को उठाइए, वो छोटी बच्चों को उठाए। अरे बस करो, जाने दो, मरती हैं तो मर जाएं, हमारा रास्ता खुद से ही साफ हो जाएगा। तभी आसमान पर जोर जोर से बिजली गरजने लगती है और फिर बिजली की एक चिंगारी उनके घोंसले तक आ जाती है। तभी आग लगती है और फिर रानो की सास, उसका पति उसी घोंसले में जलकर मर जाते हैं। तभी रानो की भी आँख खुल जाती है। अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। तभी रानो के सामने बादल मियाँ आ जाते हैं। अरे रानो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, मगर देखो तुम्हारी सास ने तुम्हारी एक बेटी को मार दिया और फिर वो लोग तुम लोगों को भी मारने ही वाले थे, तभी हमने बिजली गिराई और फिर इन्हीं को मार दिया। बादल मियाँ, अब क्या बनेगा? मेरी 4 बेटियाँ और मैं, हमारी कौन करेगा? अरे वो तुम लोगों को मारने वाले थे, हमने आप लोगों की जान बचाई है। जो दुष्ट हो उसको मारना हमारा काम है। बादल मियाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी और मेरी बच्चियों की जान बचा ली। अरे ये बहुत धोखेबाज पक्षी थे, आप शुक्र करें कि आपकी जान छूट गई है। ऐसे रानो की सास और रानो के पति को बहुत ही ज्यादा अच्छी सजा मिलती है।
कालू कौवा बहुत ही बड़ा झूठा कौवा था। वो सारा दिन पक्षियों को अपनी तारीफें ही सुनाया करता था कि कभी उसने ये कर दिया तो कभी उसने वो कर दिया। मम्मा, ये कालू अंकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कभी इनका इम्तिहान लेंगे। गुड़िया बेटी, उनका तो काम है बड़ी बड़ी फेंकना, इसी तरह ही है, बस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना आपने कभी भी। मम्मा, मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जा रही थी, रास्ते में रोककर मुझे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। गुड़िया बेटी, आप उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, वो है ही ऐसे। मम्मा, तो फिर जंगल के पक्षी उनको मना क्यों नहीं करते? गुड़िया बेटी, हर किसी की अपनी मर्जी, कोई जैसे अपना जीवन गुजारे, हम किसी को मना थोड़ी ना कर सकते हैं। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। नदी किनारे मिठू तोता और हरियाली तोती बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। यार तोते, आजकल कहाँ रहते हो, मिलते ही नहीं। कालू, मैं तो सारा दिन घर में होता हूँ, मेरी पत्नी गर्व से है, मैं घर के काम भी करता हूँ और भोजन भी लाता हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा रनमुरीद निकला है, सारा दिन घर में बैठकर काम करता है तू। कौवे, तुम्हें क्या पता संतान की खुशी क्या होती है, मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ अपनी हरियाली के साथ। कौवे भैया, आप सुनाओ, आप ठीक हो? हाँ हरियाली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ऐसे ही मुझे एक बचपन का किस्सा याद आ रहा था। कालू भैया, सुनाइए ना, देर किस बात की, हम वैसे भी बोर हो रहे थे। अरे जब मैं छोटा सा था और मेरी माँ जिंदा थी, ये तब का वाकया सुना रहा हूँ। कालू, अब जल्दी से सुना भी दो, अरे मैं सुनने के लिए कितना ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ। हाँ तो फिर सुनो। अरे मैं छोटा सा था, अपनी माँ के साथ नदी किनारे बैठा हुआ था। फिर क्या हुआ, कोई चील आ गई क्या? अरे मोटी चोंच वाले तोते, पहले सुन तो लिया कर, आगे से टर टर करता है, चुप करके बैठ जा। तभी मेरी माँ का पैर फिसला और वो फिर नदी में गिर गई। कौवे भैया, फिर आपने क्या किया, अपनी माँ को बचाया या फिर डूब मरने दिया? हरियाली, कैसी बातें करती हो, माँ हो कालू की और वो परेशान हाल में हो, कालू उसकी मदद ना करे, मैं तो हीरो हूँ हीरो। अरे सारा जंगल मुझे कालू हीरो के नाम से जानता है। अच्छा, अब बता दो कि तुमने अपनी माँ को कैसे बचाया? यार तोते, करना क्या था, मैं कूद गया पानी में। अरे तैरता रहा, जल परियां देखी, मछलियां देखी, अपनी माँ को बचा कर लाया मैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया, ऊपर वाला सबको ही ऐसी संतान दे। कौवे भैया, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मिठू जी, क्या आप भी तैर सकते हो? अरे नहीं हरियाली, जब मैं छोटा था तभी ही माता पिता मर गए थे, मैं सारा दिन बहन भाइयों के लिए और अपने लिए भोजन लाता था। मिठू जी, मुझे तैरने वाले पक्षी बहुत पसंद है, काश आपको भी तैरना आता, मैं भी बड़े गर्व से बताती कि मेरा पति तैर सकता है। हरियाली, ये तो कैसी बातें कर रही है, तू इस तरह तो नहीं थी जैसा अब बिहेव कर रही है। बस मिठू जी, मेरे लिए तो यही शर्मिंदगी की बात है कि मुझे एक बुज़दिल पक्षी मिला है। ये बातें सुनकर कालू कौवा तो मजीद करता जा रहा था और मन ही मन में कह रहा था, बन गई, मेरी बात बन गई, देखो कैसे चुप करा दिया मैंने अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाकर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हरियाली तोती और फिर मिठू तोते में गड़बड़ी कर देता है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने खेत के पास बैठी हुई थी कि वहीं पर कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया, मैं अपने बचपन का वाकया याद कर रहा था, क्या तुम सुनोगी? हाँ कवि भैया, अब तक तो मैं आपके वाकये ही सुनते आई हूँ, सुना दीजिए, मैं सुन लूंगी। अरे रानो, पता भी है, एक बार हमारे जंगल में आग लग गई थी। इतनी आग थी कि सभी पक्षी डरे दुबके बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस आग के करीब जाता या उस आग को बुझा पाता। क्या सच में कवि भैया, आपके जंगल में आग लगी थी? हाँ, वो था ना मेरा दादा, वो सिगरेट पीता था। अरे सुलगाई हुई सिगरेट जब खुश्क पत्तों पे पड़ी तो फिर आग लग गई। कवि भैया, आग पर कैसे काबू पाया, कि आगे तो बताइए ना।
तो फिर क्या रानो, मैं चला गया आग के पास, अपने पंखों से हवा देता रहा, तो इससे आग सभी की सभी बुझ गई। कवि भैया, क्या आप सच में इतने बहादुर हो? हाँ रानो, अब देखो जंगल में कोई भी मुसीबत आए तो सभी मुझे ही बुलाने आते हैं। कवि भैया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप इस तरह हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत करते रहेंगे। कालू कौवा मन ही मन में कहता है, चलनी गंदी चिड़िया, मैं नौकर नहीं हूँ, कोई बेड़ी नहीं हूँ तुम्हारा कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन सभी पक्षी पिकनिक का प्लान बनाते हैं। हरियाली, तुम क्या बना कर जाओगी? मिठू जी, मैं सोच रही हूँ मैं खीर बना लेती हूँ। अरे, मैं भी पुलाव बना लेती हूँ, सभी पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। लूसी, तुम क्या बना रही हो? अरे पति जी, मैं तो मोतीचूर के लड्डू बना रही हूँ, पक्षी बहुत मजे से खाएंगे। फिर सभी पक्षी अपना खाने और भोजन का सामान इकट्ठा करके एक जगह पर पहुँच जाते हैं। अरे, सब आगे हैं, मगर कालू भैया नहीं आए। अरे, मैं उस कालू की महफिल में नहीं बैठूंगा। जब भी फेंकता है अपनी बड़ी बड़ी फेंकता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे नहीं तोते भैया, कवि भैया सच में बहादुर हैं। उन्होंने बताया एक बार उन्होंने जंगल की आग भी बुझाई थी। अरे बस बस, कभी कुएं में कूदता है तो कभी जल परी देखने जाता है तो कभी आग बुझाता है। ये कालू कौवा तो ना हुआ, कोई फरिश्ता ही हुआ। तभी वही थोड़ी देर में कालू कौवा भी आ जाता है। चलो चलो सब पक्षी चलो, देर हो रही है, शाम से पहले पहले वापस भी आना है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे पैदा होने तक से लेकर उनकी हर एक जिम्मेदारी पूरी करने तक। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक थी उनकी बेटी गुड़िया और फिर उनका बेटा कुकू। रानो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बच्चों को नाश्ता बनाकर स्कूल भेज देना। अरे पति जी, आप चिंता मत करो, मैं जैसे ही नाश्ता बनाऊंगी तो फिर बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। मैं मीठा फल खाकर जा रहा हूँ, मेरे पेट में रोटी की जगह नहीं, इसलिए जल्दी जाऊँगा और फिर काम करके जल्दी वापस आ जाऊँगा। अरे खैरियत से जाएं, आराम से जाइएगा, अपना ऑटो रिक्शा आहिस्ता से चलाया करें। तुम चिंता मत करो, सवारी कभी कभी जल्दी पहुँचनी होती है तो ऑटो रिक्शे की रफ्तार तेज करनी पड़ती है। ये कहकर पापा चिड़िया घर से चला जाता है। मम्मा चिड़िया रसोई में बैठकर रोटी बना रही थी। मम्मा, पहली रोटी मेरी। नहीं मम्मा, पहली रोटी मेरी। मम्मा, अब कुकू भाई को रोटी नहीं देना, बल्कि मुझे देना। नहीं नहीं मम्मा, आप गुड़िया को रोटी मत देना, पहली रोटी तो मैं ही लूँगा। कुकू साहिब, मैं मम्मा को ज्यादा अच्छी लगती हूँ और तुम अपने पापा को। अगर तुम्हें ज्यादा मम्मा पसंद है तो फिर तुम मम्मा के लाई हुई रोटी खाया करो। मेरे पापा मीठा फल लेकर आते हैं, उसको हाथ भी मत लगाया करो। अच्छा बस बस, क्या हो गया है? सुबह से लड़े जा रहे हो, रोटी एक के बाद दूसरी भी पक जाएगी। तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे एक ही रोटी हो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं पहली रोटी खाऊंगी। मम्मा, मैंने बोल दिया रोटी पहली मैं खाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ रसोई से, खुद ही खाना बनाओ और खुद ही खाओ। तुम लोगों की चिक चिक से तंग आ गई हूँ। पहली रोटी मैं तो पहली रोटी मैं। अच्छा मम्मा ठीक है, मुझे एक लुकमा दे दीजिएगा, बाकी की रोटी कुकू भाई खाएगा। नहीं मम्मा, मैं इसको एक लुकमा भी नहीं दूंगा। और अगर तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो फिर मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। बहन भाइयों में कितना प्यार होता है और फिर माता पिता उनके कैसे हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर हर गुजरते दिन के साथ बच्चे भी बड़े होते गए। गुड़िया के पापा, आज जब कुकू और गुड़िया स्कूल से आएंगे, आज उनका स्कूल का आखिरी दिन है, क्या आप गुड़िया को भी कॉलेज में पढ़ाओगे? अरे नहीं, पहले मैं कुकू को भेजूंगा। अगर कुकू को कॉलेज का माहौल अच्छा लगा तो फिर ही गुड़िया को भेजूंगा। हालात ठीक नहीं है, आए रोज कोई ना कोई मसला हो जाता है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। मैं भी कहती हूँ पहले कुकू को भेजेंगे, अगर हालात ठीक हुए तभी भेजेंगे हम गुड़िया को। थोड़ी ही देर में कुकू और फिर गुड़िया घर आ जाते हैं। मम्मा, हमारे कॉलेज वालों ने कहा है कि शहर वाले कॉलेज में दाखिला लो, वहीं पर पढ़ाई करो, तभी आप लोग डॉक्टर बन पाओगे। कुकू बेटा, आप चिंता न करो, आपके पापा ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कल आपने शहर वाले कॉलेज जाना है। मम्मा, क्या पापा मुझे नहीं भेजेंगे?
गुड़िया बेटी, हालात ठीक नहीं होते। शहर के पक्षी बहुत गंदे होते हैं, इसलिए पहले कोको सेटल होगा, फिर तुम्हें भेजूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। कोको का सामान पैक हो चुका था, ऑटो रिक्शा भी आ चुका था। रानो, कोको का सामान पूरा है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे कोको का सारा सामान है। मैंने कुछ खाने की चीजें भी रख दी हैं, रास्ते में खाते हुए जाना। ये बात सुनकर कोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, हमारे गांव में कोई अच्छा सा कॉलेज है ही नहीं। मेरा बेटा कोको, आप परेशान मत हो, आप कामयाब हो जाइए, हमारे लिए यही काफी है। फिर जब कोको के जाने का वक्त होता है, कोको अपनी मम्मा के गले लगता है, फिर अपने पापा के, और फिर जाते हुए गुड़िया के। गुड़िया बहन, मैं बहुत याद करूँगा हमारी वो पहली रोटी पर लड़ाई, हमारे वो मीठे फल पे लड़ाई। कुकू भाई, आप परेशान मत हो, जब आप सेटल हो जाएंगे तो मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगी और फिर लड़ाई भी कर लेंगे। कुकू चला जाता है। कुकू की आंखों में बहुत उदासी छाई हुई थी। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। खत देने वाले के हाथ कुकू खत देता है और वो खत उसके मम्मा पापा के पास पहुंच जाता है। अरे रानो, कुकू का खत आया है। क्या लिखता है कुकू? चलो मैं पढ़ता हूँ। प्यारे मम्मी पापा, आप कैसे हैं? गुड़िया कैसी है? गुड़िया को मेरा प्यार दीजिएगा। कॉलेज वाले सभी बहुत अच्छे हैं और फिर वहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं। आप जल्दी से गुड़िया को भेज दीजिए, गुड़िया के पढ़ाई के दिन वेस्ट ना हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने बेटी कुकू का खत पढ़ के। मैं बहुत इंतजार में थी, ना जाने कुकू ने खत देर से क्यों भेजा। अरे पढ़ने गया है बच्चा, मसरूफ होगा, या फिर खत देने वाले ने ही देर कर दी होगी। हाँ बिल्कुल, कई मसले हो सकते हैं, मगर हम माँ बाप का दिल मानता ही नहीं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब गुड़िया का सामान पैक हो गया था। मम्मा, मैं जा रही हूँ, मैं आपको बहुत याद करूँगी। बेटी गुड़िया, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, अच्छे काम करना, ऐसे काम करना कि आपके माता पिता का सर फख्र से बुलंद हो जाए। गुड़िया अपनी मम्मा से मिलती है और फिर अपने पापा से। वो फिर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय दोनों पति पत्नी झरने पर बैठे थे। आपको याद है ना वो टाइम जब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी और हम अकेले थे। हाँ रानो, अब शादी को इतना अरसा बीत गया, बच्चे जवान हो गए, हम फिर से अकेले हो गए। हाँ, मगर जब भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब होने गए हैं तो फिर मुझे ये तन्हाई भी अच्छी लगने लगती है। प्यारे दोस्तों, हमारा समय बहन भाइयों के साथ, माता पिता के साथ थोड़ा सा होता है, मगर बहुत रंगीन होता है। अपने हर टाइम को मजे से जीना सीखें, जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। रानू चिड़िया का एक अंडा था और वो अपने अंडे पर अपनी नजरें जमाए बैठी थी। ना जाने मेरा अंडा कब फूटेगा। जैसे ही मेरा बच्चा निकलेगा, मैं उसको अपने सीने से लगा लूंगी। उसी समय रानू चिड़िया का अंडा फूटता है और अंडे पर से बहुत प्यारी लाल लाल पंखों वाली बेटी निकल आती है। मेरी बेटी, मेरी सुंदर बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुम अंडे से बाहर आ गई। मम्मा, अंडे का छिलका बहुत सख्त था, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से तोड़ पाई हूँ। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी। मम्मा, आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद क्यों नहीं की? गुड़िया बेटी, अंडा मैं कैसे तोड़ती? आप अगर अंडे से पूरी तैयार ना हुई होती तो फिर अंडा तो मेरा खराब हो जाता ना। मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा को बुलाएं। गुड़िया बेटी, आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। वो जैसे ही आते हैं तो आपको बहुत प्यार करेंगे आपके पापा। नहीं, मैं पापा से नाराज हूँ। अभी बुलाए मेरे पापा को, मुझे पापा से मिलना है। जब मैं अंडे में थी तो मैं पापा की बातें बहुत गौर से सुना करती थी। बस कर दो गुड़िया, कितना बोलोगी? इतना नहीं बोलते गुड़िया बेटी। आप आज ही तो अंडे से बाहर आई हो और इतना चटर पटर बोल रही हो। मैं तो बोलूंगी, जब तक आप मेरे पापा को नहीं बुलाएंगी मैं तो बोलती रहूंगी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है और फिर अपने पति को बताने का
कोई ना कोई उपाय सोचना शुरू कर देती है। ना जाने गुड़िया के पापा कहाँ होंगे, उन तक मेरी आवाज पहुँचेगी भी नहीं पहुँचेगी। तभी वहाँ से मिठू तोता गुजरता है। तोते तोते भैया इधर आए। मिठू तोता उसके पास जाता है। क्या हुआ चिड़िया चिड़िया, बहुत जल्दी भी लग रही हो। तोते, आज मेरे अंडे से खूबसूरत बेटी निकली है, क्या ये तुम बात मेरे पति मोनू को जाकर बता दोगे? हाँ चिड़िया, मैं जंगल की ओर ही जा रहा था, शुक्र से तुमने मुझे काम बता दिया। मैं अब जाता हूँ और अभी तुम्हारे पति को बताता हूँ। मिठू तोता वहाँ से उड़ता है और वो सीधा मोनू चिड़ा के पास जाता है, जो कि एक खेत में काम कर रहा था। मोनू चिड़े, तुम्हारी पत्नी ने अभी मुझे बताया है कि तुम्हारे अंडे में से बेटी निकली है। मिठू तोते, क्या तुम सच बोल रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी निकली है, जाकर देखो तो सही। मोनू चिड़ा जल्दी से उड़ता है और वो सीधा मीठे फल वाले पेड़ पर जाता है और वहाँ पर से एक मीठा फल तोड़ता है और सीधा घर आ जाता है। ये लो मेरी बेटी, मेरी सुंदर बेटी, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। नहीं पापा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जब मैं अंडे से फोटो लेगी तो आप घर में क्यों नहीं थे? अरे गुड़िया बेटी, जैसे तुम्हारी माँ घर संभालती है वैसे ही मैं बाहर के काम करता हूँ, दाना भोजन लाता हूँ। अगर मैं घर में बैठा रहूँ हम तो भूख से मर जाएंगे। पर पापा, आप आज के दिन तो घर बैठ सकते थे ना, आप क्यों नहीं बैठे? गुड़िया बेटी, अब 2 दिन पहले निकली हो अंडे से, मैं तो समझ रहा था अब 2 दिन बाद निकलोगी, इसीलिए मैं काम पर चला गया। फिर पापा चिड़िया और गुड़िया बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती है। रात हो जाती है और सभी सुकून से सो जाते हैं। आज मम्मा चिड़िया बहुत ही सुकून से सोई हुई थी, क्योंकि उसको पहले अंडे की चिंता होती थी, अब तो अंडे पर से बेटी जो निकल आई थी। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह पापा चिड़िया काम पर जाने के लिए तैयार होता है। रोनो, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तुम गुड़िया को बहुत ख्याल रखना। गुड़िया के पापा मुझे भी अपने साथ लेकर चले, मैं नदी पर चली जाऊंगी। पूरा 1 महीना हो गया है, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं जाकर नहा लूंगी। गुड़िया की मम्मा, गुड़िया घर में अकेली पड़ जाएगी, कोई शिकारी पक्षी भी आ सकता है। गुड़िया के पापा, हम गुड़िया को घर के अंदर बंद कर देंगे और बाहर ताला लगा देंगे, भला किसी को क्या पता कि यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया नदी में जाकर पहले कुछ डुबकियाँ लगाती है और नहा लेती है। अंडे के पापा, मेरा मकई खाने का दिल कर रहा है, क्या कहीं पर मकई है? हाँ गुड़िया की मम्मा, मकई तो मिलेगी, मगर वो किसान के खेत में, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। गुड़िया के पापा, हम चले जाते हैं किसान के खेत में, मैंने कई दिनों से मकई नहीं खाई है, मकई का भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो दोनों किसान की बस्ती में जाते हैं और वहाँ पर उसके खेत में बैठ जाते हैं। मकई का खेत बहुत बड़ा था। गुड़िया की मम्मा, मैं यहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठता हूँ, तुम जल्दी से मकई के खेत में जाओ और कुछ मकई के दाने खा लो, मैं देखता हूँ कहीं पर से किसान न आ जाए। फिर पापा चिड़िया एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और मम्मा चिड़िया खेत के अंदर घुस जाती है। मगर शिकारी तो खेत में पहले ही बैठा हुआ था। वो अपना तीर सीधा करता है और सीधा मम्मा चिड़िया के सीने में जाने देता है। तीर लगने के कारण मम्मा चिड़िया वहीं की वहीं रह जाती है। गुड़िया के पापा देखते भी हैं तो क्या देखते हैं कि रानो चिड़िया के सीने में तीर लगा हुआ है। वो कुछ नहीं कर पाता, वो उड़ता है और सीधा मम्मा चिड़िया के ऊपर जाकर रुकता है। मम्मा चिड़िया नजर भर के अपने पति को देखती और फिर मोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मोनू चिड़ा बहुत उदास था और वो नदी किनारे बैठकर रोना शुरू कर देता है। ना जाने मैं क्या बताऊंगा, मेरी बेटी 1 दिन की है, मैं उसको कैसे ये खबर दूंगा कि उसकी माँ को शिकारी ने मार दिया, हमारे घर को शिकारी ने उजाड़ दिया। जालिम शिकारी, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शाम के समय मोनू चिड़ा उदासी के आलम में अपने घर जाता है। गुड़िया उनका इंतजार कर रही थी। पापा, मेरी मम्मा कहाँ है? आप अकेले क्यों आए हो? गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई हैं और ये जंगल छोड़कर वो चली गई हैं। जरूर पापा, आपने मेरी मम्मा को डांटा होगा, मेरी मम्मा से लड़ाई की होगी, इसलिए तो वो चली गई है। शायद वो मेरी नानों वाले जंगल गई होंगी।
कल परसों तक आ जाएंगे। ऐसा कहकर गुड़िया दाना खाती है और वो सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मानो चिड़ा नदी किनारे बैठा हुआ था। गुड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। पापा, नानो वाला जंगल कहाँ है? क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप क्यों पूछ रही हो? पापा, मम्मा वहीं पर होंगी। मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर हमसे मम्मा नाराज हो गई हैं, तो फिर मैं मम्मा को मना कर आती हूँ। वो जरूर मान जाएंगी और हमारे घर आ जाएंगी। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कभी नहीं मानेगी। वो मुझे बताकर नहीं गई और मुझे पता भी नहीं है कि तुम्हारी नानो वाला जंगल कहाँ है। क्या मतलब है इस बात का? आपको नानो वाले जंगल का पता नहीं है या आप मुझे बताना नहीं चाहते? गुड़िया के पापा के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो अपनी बेटी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। ये बात मिठू तोता एक बड़े पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। वो सीधा गुड़िया के पास आता है। गुड़िया गुड़िया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, जो सच तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया। क्या हुआ मिठू अंकल, आप बताए ना, मेरी मम्मा कहाँ पर है? मैं मम्मा का बहुत इंतजार करती हूँ। गुड़िया, जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन तुम्हारी मम्मा एक मकई के खेत में मकई खाने गई थी। तभी शिकारी ने तुम्हारी मम्मा को मार डाला और उसको अपने घर ले गया। जालिम शिकारी, उसने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली। मैं मम्मा के बिना कैसे रहूंगी? उसने मुझसे मेरी मम्मा छीन ली। रोती हुई गुड़िया सीधा अपने पापा के पास जाती है। उसका पापा एक बड़े पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, आप मत रोइए। मुझे हकीकत का पता चल गया है, मेरी मम्मा को एक शिकारी ने मारा है। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं इसी दिन से तो डरता था कि कहीं मेरी बेटी को हकीकत पता चल जाए तो मेरी बेटी बहुत रोएगी। तुम बहुत छोटी हो गुड़िया। कोई बात नहीं पापा, अगर ऊपर वाले को ऐसी ही मंजूर है तो फिर कोई बात नहीं। फिर आज के दिन के बाद गुड़िया अपने पापा के साथ दाना लेने जाया करती और खुशी खुशी अपने पापा के साथ रहना शुरू कर देती है। कालू कौवा ऑटो चलाता था। एक दिन कालू कौवा ऑटो चलाकर जा रहा था कि एक दूसरा ऑटो वाला आकर टक्कर मार देता है, जिससे कालू की उस घटना में मौत हो जाती है। गोरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे कॉल आती है। इस वक्त इसकी कॉल आ गई। अरे अभी तो कॉल हो गया है, लगता है फिर कॉलों की ही कॉल आई होगी। हेलो जी, कौन बात कर रहे हो? मैं जाजा झमझम बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई है और हाँ, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी सास को बता दो। अरे ये तो क्या बकवास किए जा रहा है? मेरा कॉलू अभी तो घर से निकला है। मेरा कॉलू बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, कोई और कौवा मरा हुआ देख लिया होगा। नहीं नहीं गोरी, मैं जानता हूँ ये कॉलू ही है और हाँ, ऑटो भी कॉलू का ही है। हम अभी कॉलू की डेड बॉडी को घर लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर तो गोरी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे गोरी की दुनिया ही उजड़ गई हो और वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, माँ इधर आओ, तुम्हारा कॉलू मर गया। मेरा कॉलू मर गया। हमारा कॉलू अब नहीं रहा। कॉलू की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सब सुनकर गोरी की सास की तो आहें ही निकल जाती हैं। वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो बूढ़ी थी, बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि वो अपनी इस जवान औलाद का गम सह सके। मेरे कॉलू को क्या हुआ? हाय कॉलू, तुमने तो अपनी माँ का बुढ़ापे में सहारा बनना था। अरे जवान औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाती। ऐसा कहकर गोरी की सास भी फूट फूट कर रोने लगती है। चंद ही लम्हों में कॉलू की डेड बॉडी को लाया जाता है। वो सभी रो रही थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी अफसोस करने के लिए आते हैं। कुछ ही लम्हों के बाद कालू को वहाँ से ले जाया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। गोरी का सुहाग तो उजड़ गया था। गोरी के 2 बच्चे थे, एक उसका बेटा जग्गू और उसकी बेटी चिंकी कवि। चिंकी कवि बहुत चालाक और अपनी माँ का एहसास करने वाली थी। बहू, कहाँ हो बहू?
अरे मुझे भूख से मारती हो क्या? पहले मेरे बेटे को खा गई हो, अब मुझे खाने का इरादा है क्या? अच्छा भला मेरा कॉलू था कि इस बदनसीब के चक्कर में आ गया। मेरा कॉलू इसी की ही मनहूसियत से मर गया है। अपनी सास की ये बातें सुनकर गोरी रोने लगती है। माँ, जैसे कॉलू के जाने का दुख तुझे है वैसे ही मुझे है। मेरा तो सुहाग उजड़ गया। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। भला मैं क्यों मारूंगी कॉलू को? कॉलू को एक ऑटो वाले ने टक्कर मारी थी, ना कि मैंने। अब मुझ पर सारा इल्जाम क्यों देती हो? अरे मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुझे अपनी बहू बना कर लाई थी। चलो जाओ, मेरे लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आओ। गोरी बेचारी क्या करती, वो अपना मटका उठाती है और वो नदी पर पानी लेने चली जाती है। नदी से वो ठंडा पानी लाती है, मगर उसकी सास मटके से पानी गिरा देती है। जाओ, निकम्मे निकट्ठू, तो इससे मटके से पानी नहीं लाया जाता। ठंडा पानी ही नहीं मिलता तुझे। जब मेरा बेटा काम करता था तो बड़ी फरमाइशें करती थी, तब तो तू अनारदाने खाया करती थी। चल निकल, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। फिर गोरी कवि दोबारा मटका उठाती है, वो नदी पर जाती है। वो रो भी रही थी और नदी से ठंडा पानी ले रही थी। वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। गोरी बहन क्या कर रही हो? रानो, मेरी प्यारी बहन रानो, मैं क्या करूं? मेरी सास मुझे सुबह शाम ताने देती है कि कॉलू को मैंने मारा है। भला मैं क्यों मारूंगी? कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? गोरी बहन आप चिंता मत करो, वो माँ है ना, अभी उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। उसका जवान बेटा चला गया है। तो रानो, मेरा भी तो पति चला गया है। वो बूढ़ी माँ है और मैं जवान बीवी। उसने थोड़ा वक्त गुजारा है, मैंने अभी ज्यादा जिंदगी गुजारनी है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। गोरी दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है और तुम ये जिम्मेदारी बहुत खुशस्लूबी से निभाओ। गोरी पानी ले जाती है, मगर अब भी उसकी सास पानी को गर्म कहकर दोबारा से गिरा देती है। गोरी का दिल किरची किरची होकर टूट गया था। अब गोरी बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन गोरी की सास अपनी सहेलियों से मिलकर वापस आ रही थी। रास्ते में वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसको हरियाली तोती मिलती है। कवि मौजी, अपनी बहू को घर से निकाल दो। पहले ही तुम्हारे बेटे को खा गई, देखना अब ये एक दिन तुम्हें मार देगी और फिर तुम मर जाओगी। तो ये घर उसका बच्चों का हो जाएगा और वो ऐश करेगी, ऐश। ये बात सुनकर गोरी की सास बिल्कुल नहीं सोचती। वो गुस्से में घर आती है और गोरी से कहती है, अरे चल चल मनहूस कहीं की, अपना सामान उठा, अपने बच्चे उठा और यहाँ से निकल जा। दोबारा कभी वापस नहीं आना। अरे मेरे बेटे को खा गई हो, लगता है मुझे भी खा जाओगी। जाओ जाओ यहाँ से।